नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। नाउन की सीरीज का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं नाउन के रिगार्डिंग, जिसमें हमने 17th क्वेश्चन करे थे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन और सीरीज का 18th क्वेश्चन है, जो कि ये है कि पूजा हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स। पूजा जो है वो खरीद चुकी है। पूजा सिंगुलर है, हैज लग गया। बॉट, हैज और हैव के बाद हमेशा वी थर्ड अप्लाई की जाती है। तो ये तो ही वर्ब की बात, टेंस की बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अ डजन ऑफ कॉपीज, दर्जनों कॉपियां इंग्लिश ग्रामर बुक्स की वो खरीद चुकी है। चलिए ठीक है। और ये हुआ इसका नो एरर पार्ट। आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, तो आपका जो आंसर है वो नो एरर हो जाता है। लेकिन यहां कुछ ना कुछ इशू है। यहां मैं बेसिकली तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। न्यूमरल नंबर्स के बारे में बात करता हूं। न्यूमरल नंबर्स को आप हिंदी में कह सकते हैं संख्यात्मक इकाइयां। कोई भी एग्जाम हो उसमें न्यूमरल नंबर के रिगार्डिंग अगर कभी कोई क्वेश्चन आया तो तीन तरीके हैं उसके पास, और तीनों तरीकों के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आपने ये तीनों तरीके समझ लिए, आपका क्वेश्चन न्यूमरल नंबर्स के रिगार्डिंग तो कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो क्या है पहली बात। आपने पहली बात याद रखनी है न्यूमरल नंबर्स की। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि न्यूमरल नंबर्स हैं क्या। देखो, संख्यात्मक इकाइयां जैसे 100 हुआ, 1000 हुआ, मिलियन हुआ, बिलियन हुआ, स्कोर हुआ, आपके सामने लिखा हुआ ये डजन हुआ, ठीक है ना। ये न्यूमरल नंबर्स होते हैं। ग्रोस, GROSS, ग्रोस हुआ, ये कुछ न्यूमरल नंबर्स होते हैं। इन न्यूमरल नंबर्स के पहले जनरल फॉर्म में आर्टिकल लगता है ए या एन। पहली बात याद रखिएगा आप विशेष तौर से, जनरली इनके पहले क्या आर्टिकल लगेगा, ए या फिर एन आर्टिकल लगेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, ये जो न्यूमरल नंबर्स होते हैं ना, ये कभी भी इनका प्लूरलाइजेशन नहीं किया जा सकता, मतलब प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते। एस या फिर ईएस इनके साथ नहीं लगा सकते। ये दूसरी बात। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इनका आप प्लूरलाइजेशन एक ही शर्त पे कर सकते हो, अगर इन न्यूमरल नंबर्स के बाद ये ऑफ दे रखा हो तो। इसे वैसे ऑफ नहीं, हम क्या कहते हैं, अब कहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, लेकिन याद रखें हम इसे ऑफ ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब बात वापिस से करता हूं मैं। आर्टिकल लग सकता है ए और एन, समझ में आ गई बात। इनका प्लूरलाइजेशन नहीं किया जा सकता, समझ में आ गई बात। और तीसरी बात, एक शर्त पे इनका प्लूरलाइजेशन किया जा सकता है, इन्हें प्लूरल फॉर्म में आप बदल सकते हो, एस और एस इनके साथ लगा सकते हो, अगर इनके बाद क्या दे रखा हो, ऑफ दे रखा हो। चलिए क्लियर है बात। तो अब इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, देखो दोस्तों, ऑफ दे रखा है ना, ऑफ दे रखा है तो इसने तो बोला था कि फिर आप डजन का हो, डजन का मतलब न्यूमरल नंबर्स का, इनको आप प्लूरल फॉर्म में बदलो। तो नहीं बदला हुआ, इसने तो डायरेक्ट ही क्या लिखा हुआ है, डजन लिखा हुआ है। तो प्रॉब्लम तो हमारे सामने आ गई। ऑफ अगर इसने लिखा हुआ है यहां पे, तो इसने डजन का क्या कर देना चाहिए था, डजन्स कर देना चाहिए था। तो एक छोटी सी बात और बताता हूं, अगर ये डजन्स आप यहां पे कर देते हो, तो पीछे से आपने ये आर्टिकल और रिमूव करना है, क्योंकि आर्टिकल ए हो और फिर चाहे एन हो, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले ही लगते हैं भाई। ये एक शर्त होती है इनकी। ये किसके पहले लगते हैं, सिंगुलर नाउन के पहले। तो आर्टिकल ए या एन अगर आपने यहां से हटाना है, कब हटेगा, अगर ऑफ को आप यहां पे रिमाइंड रखते हो। ऑफ अगर यहां पे रहेगा तो डजन्स हो जाएगा, और वो पीछे जो आर्टिकल लिखा हुआ है ए, वो रिमूव हो जाएगा। पहला आंसर। दो आंसर बने, ये लिखे हुए हैं मैंने यहां पे। दो आंसर कौन से बनते हैं, एक इसने बोला डजन कॉपीज, ये भी आंसर ही है। इसने क्या किया, ऑफ को ही रिमूव कर दिया। चलिए ठीक है, कर दो ऑफ को रिमूव। ऑफ को जब रिमूव करेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो डजन सिंगुलर था और सिंगुलर के पहले आर्टिकल ए लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही आंसर हमें कंसिडर करने होंगे, दोनों ही आंसर इसके सही हैं। तो ओवरऑल हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में हुआ, बी पार्ट में हुआ। समझ में आ गई बात। एक छोटी सी बात आपको और बताता हूं, ज्यादा रूल में वैसे हमें घुसने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना आप रूल के अंदर घुस जाओगे ना, उतना इंग्लिश कम आना शुरू हो जाएगी, मेरा ये पर्सनली मानना है। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश को सीखना है, अगर इंग्लिश को अच्छे से समझना है आपने, तो एक ही काम करना होगा, रीडिंग को बहुत ज्यादा आप क्या कीजिए, रीडिंग की हैबिट डालो। जितना आप रीडिंग करेंगे उतना ही ज्यादा सीखते चले जाते हो। तो कई बार तो आप आंसर को ऐसे ही सोल्व कर दो, जो भी आंसर होगा वो आपको ऐसे आइडेंटिफाई हो जाएगा, ऐसे ही आप उसका पता लगा लोगे बिना किसी रूल को जाने ही। अब देखो, एक रूल भी बनता है, लेकिन आप बिना रूल के ही समझोगे इसको। 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर योर लिखा हुआ है, प्लान लिखा हुआ है। ठीक है, 5 एक नंबर है। तो रूल तो ये कहता है कि जब किसी सेंटेंस में कोई एक नंबर दे रखा हो, उसके बाद कोई एक नाउन हो, और उस नाउन के बाद भी एक और नाउन हो। 5 नंबर है, योर नाउन है, और फिर प्लान फिर नाउन है। तो जो पहला नाउन होता है ना, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो 5 योर्स प्लान मतलब पंचवर्षीय योजनाएं होता है ना। तो 5 योर,
ये योर्स कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर एस कभी नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? चलो इसको छोड़ो, ये देख लो 5 स्टार होटल। आप कभी भी 5 स्टार्स होटल बोलते हो क्या? हमेशा क्या बोलते हो? 5 स्टार होटल। अब 5 नंबर है, स्टार नाउन है और होटल भी नाउन है, तो नंबर प्लस नाउन, तो जो पहला नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है, और याद रखना है 5 स्टार्स होटल नहीं होता। ठीक है, और ये किसके बारे में बात की है? ये वही बात है जो ऊपर हमारे सेंटेंस में आई है 900, तो हंड्रेड्स नहीं किया इसने, 9 लिखा हुआ है ना, तो इसने सिर्फ 100 ही किया है। तो क्योंकि ये न्यूमरल नंबर्स होते हैं और इनके साथ एस और एस तो एक ही कंडीशन में लग सकती है, और वो कौन सी कंडीशन है? वो एक ही है, जब इनके बाद ऑफ दे रखा हो। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, दूसरा अगला सेंटेंस देखते हैं, 19th जो है हमारा सेंटेंस, वो कहता है राकेश इंस्ट्रक्टेड मी टू राइट द ईमेल इन कैपिटल लेटर। अरे भैया कैपिटल लेटर नहीं, कैपिटल लेटर्स। कोई ए बी सी डी ई जो अल्फाबेट होते हैं, इनमें से किसी एक से ही पूरा का पूरा रेटल वो जो ईमेल है वो लिख देगा क्या? वो राकेश ने मुझे इंस्ट्रक्ट करा टू राइट, लिखने के लिए ईमेल को इन कैपिटल लेटर। मैं जो पूरा का पूरा ईमेल लिखूंगा ना, वो किस में लिखूंगा? कैपिटल लेटर में लिखना है मुझे। अब कैपिटल लेटर में या कैपिटल लेटर्स में? ए लिख के पूरा का पूरा ईमेल तो कैसे बना देगा? कई सारे अल्फाबेट्स यूज करेगा ना, तो याद रखिए लेटर नहीं होगा, क्या होगा? लेटर्स होगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो ये बहुत ही सिली क्वेश्चन लगता है कि हाँ ना यार, ये तो पता ही है कि लेटर्स, लेकिन आपको बता दूं ये बैंकिंग के एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, और मोस्टली बच्चों ने ये गलत भी किया हुआ है, इस बात का भी मुझे अच्छे से पता है। ठीक है ना, तो लेटर नहीं होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? लेटर्स हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और लेटर्स का मतलब पत्र का भी प्लूरल फॉर्म होता है ना, ठीक है ना, जो लेटर राइटिंग हम लिखते हैं ना, उसका भी प्लूरलाइजेशन होता है, तो लेटर्स हो जाएगा। कैपिटल लेटर की जगह पे आप क्या कर दोगे? कैपिटल लेटर्स। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नाउन में काफी बार पूछी जाती हैं। अगला सेंटेंस है द जज ऑर्डर दैट, जज ने ऑर्डर दिया दैट द आयरन ऑफ एक्यूज्ड, जो दोषी है उसकी जो आयरन है, अभी बताता हूं क्या है, शुड बी रिमूव्ड, उसको क्या कर दिया जाना चाहिए? रिमूव्ड, हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये नो एरर है, अगर लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो एरर हो जाएगा, लेकिन एरर है यहाँ पे। क्या है वो एरर? बात करते हैं। देखो, एक होता है आयरन, आयरन का मतलब जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसका तो मतलब होता है लोहा, इसका मतलब क्या होता है? लोहा। लेकिन यहां वो लोहे की बात ही नहीं कर रहा, वो तो किसके बारे में बात कर रहा है? आयरन्स के बारे में बात कर रहा है। आयरन्स क्या होता है? जिसमें आगे एस लग जाता ना, इसका अर्थ हो जाता है चेन, अर्थात जंजीर। ठीक है ना, यहां ये जो बात कर रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? चेन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां क्या होगा? वो लोहे की बात कर रहा है, चेन की बात कर रहा है? चेन की बात कर रहा है, तो आयरन्स हो जाएगा। ऐसे कई सारे नाउन के अंदर रूल बनते हैं। ठीक है, जब नाउन का टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो नाउन के बारे में बातें होंगी उनको शेयर किया गया होगा। ठीक है, पीडीएफ मैं कहां से प्रोवाइड करवाऊंगा? मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां पे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विमेन आफ्टर विमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डावरी। ठीक है साहब, रूल क्या बनता है कि जब कभी सेंटेंस में दो नाउन हो, एक येरा और एक येरा, और ये दोनों के दोनों नाउन कभी किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हों, ये प्रेपोजिशन आफ्टर, तो जो दोनों नाउन है ना, मतलब आजू बाजू वाले जो दोनों नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ठीक है, जैसे डे आफ्टर डे, तो डे नाउन, उधर डे नाउन, बीच में आफ्टर प्रेपोजिशन आ गई। ठीक है ना, रन बाय रन, रन जो है वो भी नाउन बन गया, उधर रन है वो भी नाउन बन गया, बीच में प्रेपोजिशन आ गई। ऐसे कई सारे आप बना सकते हो। तो यहां ये कह रहा है कि जब दो नाउन दे रखे हों आजू बाजू में और बीच में कोई प्रेपोजिशन दे रखी हो, तो वो जो दोनों नाउन है वो हमेशा कौन सी फॉर्म में रहेंगे? सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। तो ये विमन दे रखा था, यहां विमन दे रखा था, ये दोनों तो प्लूरल हो रखे हैं, इनको आप सिंगुलर में कन्वर्ट कर दोगे तो आंसर मैंने ये साइड में दे रखा है, ये रहा, वुमेन आफ्टर वुमेन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। ये देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस। यहाँ पे राम और सीता का जो घर है, यहां देखो पता चलेगा कि राम और सीता का एक ही घर है। कैसे पता चला? वो मुझे इस कपल से पता चला। अरे भाई कपल मतलब मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी है तो एक ही घर है उनका। तो जब एक ही घर है, ये क्वेश्चन है नाउन एंड इट्स केस का, तो यहां याद रखेंगे आप कि जब सेंटेंस में कोई नाउन दे रखे हो अलग अलग, लेकिन बात कर रखा हो उन दोनों को कंबाइंड करके, तो कंबाइंड ये ना, राम और सीता के घर के बारे में बात करें। घर किसका है? राम का और सीता का, दोनों का। तो जो दूसरा नाउन होता है ना, हमेशा सिर्फ उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। तो यहां आप खुद चेक कर सकते हो, राम एंड सीताज में जो सीता है ना, इसके ऊपर इसने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, राम के ऊपर नहीं लगाएगा।
तो एरर हो गया ए पार्ट में और राम एंड सीताज हो जाएगा। नाउन एंड इट्स केस, नाउन और इसकी अवस्था का ये क्वेश्चन बनता है। अगला देखते हैं। ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग बॉडीज आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर द पीपल नाउ। अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे नो एरर फिफ्थ पार्ट में बन रहा है, मतलब बैंकिंग का क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। क्या क्या है इसके अंदर, देखो पहले हिंदी अर्थ बना हुआ, ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, वापस से लेके आना, ब्रिंगिंग बैक मतलब वापस से लौट के आना, ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, वापस से उसी नॉर्मल क्रियाकलापों में, ऑफ द वर्किंग बॉडीज, जितनी भी वर्किंग बॉडीज थी, ठीक है ना, जो जो काम कर रहे थे, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, पैसे वैसे बंद कर दिए थे, ठीक है ना, वो जो नोट बंद कर दिए थे उसके बाद, इज द बिगेस्ट, ये सबसे बड़ा कंसर्न, गंभीर बात है, सबसे बड़ा गंभीर बात थी, फॉर द पीपल नाउ। अब किसके लिए सबसे बड़ी बात है? फॉर द पीपल नाउ, अब जो लोग हैं उनके लिए। मैं समझाता हूं आपको, रीडिंग से ही समझ में आ सकता है ये क्वेश्चन। यहां पे जो पूरी की पूरी जो बात हो रही है वो हो रही है कंसर्न के बारे में। देखो दो तरीके से याद कर सकते हो, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है ना तब तो आपको रूल के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है। कंसर्न की बात नहीं हो रही यार, यहां पे कंसर्न तो वर्ब है, ठीक है ना, इज द बिगेस्ट कंसर्न, कंसर्न यहां पे वर्ब की फॉर्म में अप्लाई हुआ है, जबकि वर्ब की जरूरत ही नहीं है यहां पे। पीछे देखो आप क्या लिखा हो, इज द बिगेस्ट, ये एक एडजेक्टिव का यूज किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, और डिग्री को हमेशा अप्लाई किया जाता है नाउन के साथ। किसके साथ अप्लाई किया जाता है? नाउन के साथ। तो कंसर्न तो वर्ब हुआ, तो फिर इसकी वर्ब, इस वर्ब का नाउन क्या बनेगा? वो ये रहा दोस्तों, यहां पे कंसर्न। समझ में आई आपके बात? यहां पे कहता है कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ ना, उसके बाद जो लोगों की जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी, मतलब उनका जो नॉर्मल क्रियाकलाप थे ना, उसको वापस लाना एक बहुत ही बड़ा गंभीर, गंभीर क्या था? ये गंभीर मुद्दा बन गया था, गंभीर बात थी जिस पे ध्यान देना था, फॉर द पीपल नाउ, अब जो लोग हैं उनके ऊपर, ठीक है ना, ये काम करना उन्हें। तो बिगेस्ट कंसर्न होगा, कंसर्न्ड नहीं होगा, क्योंकि कंसर्न तो वर्ब हुआ, वर्ब का यूज यहां पर नहीं होगा, यूज किसका करेगा? वो नाउन का करेगा। ये तो ही बात अगर आप इसे करते हो रीडिंग के थ्रू, लेकिन अगर आप रूल में थोड़ा जाना चाहते हो तो रूल भी बता देता हूं। पीछे लिखा हुआ है द बिगेस्ट, और ये क्या है? ये एक डिग्री है, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री हो चाहे पॉजिटिव हो फिर चाहे कंपैरेटिव हो, कोई सी भी डिग्री हो उसके बाद कोई ना कोई नाउन तो होता ही है, तो यहाँ वैसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा आप अपनी रीडिंग जो एबिलिटीज है ना उनको इंप्रूव कीजिए। अगला देखो, इट इज अ साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट, ये एक साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट है दैट लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव स्ट्रेस। हंसना जो है वो सबसे बेस्ट दवाई है साहब, टू रिमूव स्ट्रेस, स्ट्रेस को भगाने की, दूर करने की, एंड लिव अ डिजीज फ्री लाइफ, और क्या जीने की? डिजीज फ्री लाइफ, ताकि आपके जीवन में क्या नहीं हो? कोई किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं हो। अब समझो आप बात को, फिर से ये बात करता है रीडिंग सेक्शन की, रीडिंग से ही समझ में आएगा। इट इज अ साइंटिफिकली एक्सेप्टेड, वैज्ञानिक तरीके से भी ये एक्सेप्ट किया गया है, ये एक फैक्ट ही बनता है अपने आप में, दैट लाफ, दो आंसर बनते हैं यहां पे। क्या? लाफ तो देखो यहां पे वर्ब की फॉर्म में अप्लाई हुआ है, लाफ जो यहां पे लिखा हुआ है ये तो है वर्ब के। देखो हंसना, यहां एक तो होता है हंसना और एक होता है हंसो, यहां पे जो लाफ लिखा हुआ है ना ये हंसो की फॉर्म में है, मतलब वर्ब की फॉर्म में अप्लाई हुआ है, और वर्ब से सेंटेंस यहां पे शुरू होगा नहीं। यहां दैट के बाद क्या करेगा इसने? कोई ना कोई नाउन अप्लाई करना है। नाउन यहां पे मैं आपको दो बताता हूं, ठीक है। एक तो बनता है नाउन लाफ्टर, कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर का मतलब हंसना, इज द बेस्ट मेडिसिन, ये सबसे अच्छी दवाई है, पहली बात। और दूसरी, यहां पे आप लाफ्टर भी नहीं करना चाहते ना, तो एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो है लाफिंग। वो क्या कर सकते हो आप? लाफिंग। और लाफिंग आप कहोगे कि सर ये तो आईएनजी आ गया तो ये भी वर्ब है। नहीं दोस्तों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिरंड की फॉर्म में अप्लाई हुआ है। दुनिया के जितने भी जिरंड होते हैं ना वो सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। यहां पे आप ये भी कह सकते हो क्या? इट इज अ साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, ये आंसर सही है। और अगर लाफिंग नहीं करना चाहते तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ये भी आंसर सही है। दोनों आंसर सही बनेंगे इसके, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिज टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है अवधि, टेन्योर का मतलब क्या होता है? समय अवधि। उसकी जो अवधि थी एज अ पायलट, मतलब जितनी अवधि में वो पायलट है वो रहा है, मेड हिम फेस अ लॉट ऑफ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। मतलब क्या हुआ? जितने समय वो पायलट रहा, जितनी अवधि वो पायलट रहा ना, उसने बहुत सारे हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, कई सारे भयावह उसने अनुभव लिए, ठीक है ना। ये जब भी वो पायलट रहा, जितने समय रहा, तो उसके साथ ये हुआ कि उसने बहुत सारे भयानक जो अनुभव लिए, ठीक है। अब देखो आप, हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस नहीं, यहां पे अनुभव, अनुभव की बात नहीं हो रही, अनुभवों की बात हो रही है, मतलब प्लूरल फॉर्म।
तो एक्सपीरियंस का प्लूरलाइजेशन आपने करना है और वो क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंसेस। समझ में आ रही है आपकी बात? तो आप इसे रीडिंग से ही समझ पाओगे। तो हिज टेन्योर एज अ पायलट मेड हिम फेस अ लॉट ऑफ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंसेस हो जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस यहां पे आपने प्लूरलाइजेशन में कन्वर्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन देखो, विजेंद्र नॉक्ड आउट 4 टूथ्स ऑफ हिज एसिलेंट्स विद अ सिंगल पंच दैट नाइट। विजेंद्र ने क्या किया, नॉकडाउन। नॉकडाउन का मतलब वैसे तो होता है गिरा देना, ठीक है, तो क्या गिरा दिया यहाँ पे वैसे सेंस बन रहा, तोड़ डाले उसने, क्या, 4 टूथ्स, 4 दांत। देखो टूथ जो होता है ना, ये तो होता है सिंगुलर, और टूथ का प्लूरल कैसे क्या बन जाता है, हमेशा याद रखिएगा, टीथ। ये लिखा पड़ा है यहाँ पे, टूथ का प्लूरल क्या होता है, टीथ। तो यहाँ पे टूथ को रिमूव कर देंगे हम और क्या आंसर बन जाएगा, टीथ। ये बेसिक नाउन के मतलब शुरुआत में ये रूल बन जाता है, ठीक है ना। तो टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ। ऐसे ही एक होता है गूज, GOOSE, ध्यान से सुनिएगा, GOOSE, गूज। गूज का प्लूरल जब बनता है ना, वो क्या बनता है, गीज, GEESE। गूज का मतलब हंस होता है, ठीक है, गूज गीज होता है, ठीक है ना। जैसे फूट, FOOT, ठीक है ना, इसका प्लूरलाइजेशन क्या हो जाएगा, फीट, FEET, ठीक है ना। तो ऐसे बनता है। तो ऐसे टूथ, टूथ का क्या बन जाएगा, टीथ। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड हो रहा है हमारे पास, एसेलेंट। इसको आप याद किससे कर लेंगे, साइलेंट से याद कर लो। किससे याद कर लोगे, साइलेंट से। इसका मतलब होता है वैसे हमलावर, इन्वेडर भी कह सकते हो आप इसका। अच्छा वर्ड है ये, मैंने इसके ऊपर फोकस किया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपको सिनोनिम एंटोनिम्स में कहीं मिल जाए। इसका मतलब होता है हमलावर, इंग्लिश में आप कह सकते हो इन्वेडर, ठीक है ना, जो आप पे हमला करता है। तो विजेंद्र ने किसको गिरा दिया, किसके दांत गिरा दिए, अपने हमलावर के, मतलब जो उसके सामने, जो उसका विरोधी था उसके, विद अ सिंगल पंच, एक ही पंच में, दैट नाइट, उस रात को। ठीक है, अगला देखते हैं। इट इज नॉट माई बिजनेस, मतलब ये मेरा काम नहीं है, टू गिव एन एडवाइस, सलाह देना, टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ, जो सेंसिबल है नहीं पर्याप्त मात्रा में, टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम, जो अपनी समस्याओं के साथ खुद डील विद नहीं कर पाते। डील विद, पहले तो इस पे बात कर लेता हूं। डील विद, डील विद का मतलब होता है टू हैंडल। क्या अर्थ होता है, टू हैंडल। मेरे फ्रेजल वर्ब के वीडियोस में डील विद कई बार आ चुका है, ठीक है ना। डील विद होता है, एक डील आउट होता है, ठीक है ना, कई सारे इसके फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। तो डील विद का मतलब होता है टू हैंडल, टू डिस्क्राइब, ये कई अर्थ बनते हैं, टू हैंडल, टू डिस्क्राइब। चलिए, अगर ये आपने पूरा प्रॉपर तरीके से समझना है तो फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज देख लो दोस्तों जाके, ठीक है ना। लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब सेंटेंस पे फोकस करते हैं। इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस, चलो यहीं पे रुक जाते हैं। एडवाइस, एडवाइस जो होता है ना, ये होता है सलाह। और आप किसी को चाहे एक सलाह दो, चाहे 2 सलाह दो, चाहे लाख सलाहें दे दो आप, ठीक है ना, ये अनकाउंटेबल फॉर्म में रहता है। तो अनकाउंटेबल जो होते हैं इनके पहले कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना। एडवाइस जो सलाह है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले किसी तरीके का कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो रिमूव एन, एन को गायब कर दीजिए। ये तो एक बात समझ लो। अब क्या, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, इनका प्लूरल भी नहीं बनता, ठीक है ना, लेकिन ADVICES, क्या ये होता नहीं है, क्या होता है दोस्तों। लेकिन एडवाइस का मतलब तो सलाह, और एडवाइसेस का मतलब सलाहें, ये नहीं होता। एडवाइसेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, ठीक है ना। तो एडवाइस, एडवाइस तो फिर चाहे आपको किसी को 1 दो चाहे 50 दो, कितनी भी सलाह दो, वो सलाह हमेशा अनकाउंटेबल फॉर्म में है, उसके पहले कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन एडवाइसेस भी होता है, लेकिन उस एडवाइसेस का मतलब होता है सूचनाएं। क्लियर है? तो बी पार्ट में हमारा एरर बन गया यहाँ पे। अगला देखो, आई कांट कम टू यू नाउ, मैं तुम्हारे पास अभी नहीं आ सकता, बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन, बहुत सारा काम है करने को। अ लॉट ऑफ वर्क्स नहीं दोस्तों, वर्क्स नहीं होगा, ठीक है ना, वर्क होगा। वर्क और वर्क्स में फर्क है। तो क्या फर्क है दोस्तों, वर्क का मतलब होता है काम, और वर्क्स का मतलब होता है कृतियां, रचनाएं, ठीक है ना। आप कोई भी रचनाएं लिखते हो, कृतियां लिखते हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं वर्क्स। तो फिर अगर आपके पास ये जरूरत महसूस हो आपको कि वर्क का मतलब काम, लेकिन आप बताना चाहते हो सामने वाले को कि नहीं मुझे तो एक से ज्यादा काम है, काम चाहे कितने हो, वर्क का वर्क ही रहेगा, लेकिन अगर आप बताना चाहते हो, आपकी मजबूरी है, उसे बताना चाहोगे ना आप, तो आपके पास कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेज हैं जो आपकी मदद करेंगे। जैसे आप कह सकते हो ए पीस ऑफ वर्क, मतलब एक काम, 2 पीसेस ऑफ वर्क, 2 काम, 3 पीसेस ऑफ वर्क, 3 काम, ठीक है ना, मच वर्क्स, कई सारे काम, ऐसे आप बना सकते हो। तो याद रखिएगा यहाँ पे वर्क्स नहीं होगा, और क्या आंसर हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अगला देखो, द टेबल्स वुड, मैं यहीं रुक जाता हूं। ये फिर से हमारे पास नाउन एंड इट्स केस का क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, अवस्थाएं वाला जो क्वेश्चन है। ये क्या बनता है, ये कहता है कि जब कभी कोई सेंटेंस के अंदर किसी तरीके का कोई निर्जीव, निर्जीव इन द सेंस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, निर्जीव जो चीजें होती है ना, उनके साथ अपोस्ट्रोफी जनरली नहीं लगता। टेबल तो
टेबल क्या है, निर्जीव है ना, नॉन लिविंग है, इसके साथ इसने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ये नहीं लगेगा, तो फिर क्या करें, ये मदद करेगा हमारी, कौन, ऑफ। इसका हिंदी अर्थ क्या बनता है, का, की, ठीक है ना, के, ये इसका हिंदी अर्थ बनता है, का, की, के, ये सेंस बनता है। तो अब यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या कहता है, द टेबल्स वुड, जो टेबल की जो लकड़ी है, इज इन्फेस्टेड विद, इन्फेस्टेड बहुत अच्छा वर्ड आया है। इन्फेस्टेड का क्या मतलब होता है, इन्फेस्टेड का मतलब होता है वैसे तो किसी जगह के बारे में बात होती है, लेकिन एक ऐसी जगह है जिसमें बहुत ज्यादा कीट पतंगे होते हैं ना, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, ये जो जमा हो जाते हैं किसी एक जगह पे, इन्फेस्टेड। और इसके साथ जनरली प्रेपोजिशन भी विद देखा जाता है। इन्फेस्टेड का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स, कीट पतंगे जो होते हैं ना, वो जमा हो जाते हैं। विद माइट, माइट किसे कहेंगे, लकड़ी में जैसे एक तो होता है घुन लग जाता है ना, घुन उसे बोलते हैं, एक दीमक होता है, यहाँ पे दीमक के बारे में बात कर रहा है, माइट लगे इधर, जो टेबल की जो लकड़ी है उसमें क्या जमा हो गए हैं, बहुत ज्यादा दीमक जमा हो गई है। एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ, और मैं इसे क्या करने वाला हूं, डिस्पोज करने वाला हूं, मतलब फेंकने वाला है, खत्म करने वाला है, डिस्ट्रॉय करने वाला है। फ्रेजल वर्ब की फॉर्म बन रही है डिस्पोज ऑफ, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, मैंने फ्रेजल वर्ब में बताया भी है डिस्पोज ऑफ। तो अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टेबल्स वुड नहीं होगा, और आंसर क्या बन जाएगा, वुड ऑफ द टेबल, ये इसका आंसर हो जाएगा, वुड ऑफ द टेबल। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे उनके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस का तो यूज करोगे नहीं, उसे किस में कन्वर्ट कर दोगे, ऑफ में कन्वर्ट कर दोगे, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखो, द ब्रेदर्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डेगर्स डाउन विदाउट एनी अपरेंट रीजन। तीन बातें हैं बहुत बहुत शानदार इसमें। पहले तो नाउन के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेदर्न, देखो एक तो होता है ब्रदर, ब्रदर का मतलब क्या होता है, भाई, ब्रदर का मतलब क्या होता है, भाई। और इस भाई का अगर प्लूरल बनाना हो तो आप क्या लगा देते हो इसके साथ, एस, ब्रदर्स, ठीक है ना, एक से ज्यादा भाई। तो ये तो होते हैं जो सगे भाइयों के बारे में बात होती है ना, वो तो होता है ब्रदर, जो सगे भाई होते हैं। लेकिन समाज में भी तो भाई होते हैं, समाज के भाई बंधु जो होते हैं, सोसाइटी में जो भाई बंधु होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाई, तो वो सगे भाई तो नहीं हुए ना, वो क्या हुए, समाज में आपस में समाज के भाई बंधु हैं। उनके लिए जो वर्ड आप टर्म जो यूज करोगे वो होगी ब्रदर, वो क्या कौन सी होगी, ब्रदर। तो याद रखिएगा जो समाज के भाई बंधु होते हैं ना, इनका जो प्लूरल फॉर्म बनता है वो हमेशा क्या बनता है, ब्रदर्न, ये लिखा हुआ देख लो आप यहाँ पे, वो हमेशा क्या बनेगा, ब्रदर्न बनेगा। तो इसके साथ कभी एस को अप्लाई नहीं किया जाता। तो आंसर यहाँ पे हमारा एरर जो है वो ए पार्ट में हो गया, ब्रदर्न्स नहीं होता, हमेशा क्या होगा, ब्रदर्न होगा। और लेकिन हाँ ब्रदर होता तो फिर मैं उसका प्लूरल बना सकता था ब्रदर्स, उसमें एस लगा सकता था, लेकिन यहां नहीं लगेगा, तो ब्रदर्न हो गया। तो ये तो बात हुई नाउन की। अब देखो दूसरी एक और अच्छी बात, डैगर्स डाउन, इसका मतलब क्या होता है, झगड़ा। फ्रेज है, बहुत अच्छी फ्रेज है, कितनी बार एग्जाम में आई होगी, आपने अगर कोई पेपर दिया है तो आप जानते भी होंगे अच्छे तरीके से। डैगर्स डाउन इसका मतलब होता है झगड़ा, एक तो ये बात याद रखेंगे। एक यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड है हमारे पास, अपरेंट। अपरेंट का मतलब होता है दोस्तों प्रत्यक्ष, अपरेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष, क्लियर। याद कैसे करोगे, अपरेंट में देखो पेरेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पेरेंट, और पेरेंट से आपको क्या याद रहेगा, पेरेंट्स का मतलब माता पिता, और माता पिता हमारे हमसे कैसी बात करते हैं, हमेशा बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात करते हैं। तो अपरेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर, याद रखिएगा ये वर्ड। तो डैगर्स डाउन झगड़ा, और अपरेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर, प्रत्यक्ष। और ब्रेदर्न एस नहीं लगता, रिमूव कर देना एस को, लेकिन ब्रदर के साथ आप ब्रदर्स लगा सकते हो। आज का लास्ट जो अपना सेंटेंस है वो है When you see his offsprings, यहीं रुक जाता हूं, offsprings। देखो offspring का मतलब होता है संतान, क्या अर्थ होता है, संतान, याद रखिएगा। और offspring होता है हमेशा, ये रहा offspring होगा, याद रखिएगा, कभी भी इसके साथ s को अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये जो यहाँ पे offsprings लिखा हुआ है ना, ये तो गलत हुआ, और आंसर ये रहा, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं offspring होगा। और अर्थ क्या होता है offspring का, संतान होता है दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे कुछ सेंटेंसेस। अगली सीरीज फिर मैं नाउन की लेके आऊंगा, उसमें कुछ फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा है, तो ये एक मैं मेरी ड्यूटी तो क्लियर पूरी कर देता हूँ, और आप देखते हैं कितना अपनी ड्यूटी को निभाते हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ इसे शेयर करो दोस्तों, लाइक करके जाइए, ठीक है ना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैंने आपको कई बार बोला है। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अभी भी 60% जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो उन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अगर इस एक वीडियो से जज नहीं कर पाए हो तो मैंने और भी कई वीडियोस बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए सारे वीडियोस देखिए, आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में दोस्तों, स्टे होम, बी पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।